सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अपन ने जैसे कि चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन किया था, आज अपन करेंगे चैप्टर थर्ड का रिवीजन। और चैप्टर थर्ड जो है वो है आपका मुगल लघु चित्र शैली। जी हाँ दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट और इसमें अपन रिवीजन प्रक्रिया में चल रहे हैं। और रिवीजन में आज आपका जो इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर जो थर्ड है इसका रिवीजन करेंगे। और दोस्तों चैप्टर का नाम होगा मुगल लघु चित्र शैली। मुगल लघु चित्र शैली की दोस्तों शुरुआत होती है बाबर से। पहले अपन इसके बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं कि इसका विकास किस काल में हुआ, किस किस शैली को मुगलों ने संरक्षण प्रदान किया या उनका विकास किया। तो दोस्तों मुगल जो थे वो 16वीं शताब्दी में भारत में आए थे। भारत में आकर उन्होंने चित्रकला, स्थापत्य कला, शिल्प कला आदि को प्रोत्साहन दिया। यहाँ तक कि अकबर के जैसे शासकों ने संगीत कला और नृत्य कला को भी संरक्षण दिया था। इसका जो काल है 16वीं सदी से 19वीं सदी के बीच में माना जाता है। यानी कि चित्रकला का, मुगल शैली चित्रकला का जो विकास है वो 16वीं सदी से 19वीं सदी के बीच में मुख्य रूप से माना जाता है। और इसी समय पर उन्होंने चित्रकला के साथ साथ शिल्प कला, स्थापत्य कला, संगीत कला, नृत्य कला आदि कलाओं को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। अर्थात उनके समय पर ये कलाएं काफ़ी फली फूली। अब देखते हैं दोस्तों मुगल चित्रकला के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मुगल चित्र शैली पर किस किस शैली का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। दोस्तों मुगल चित्र शैली पर यूरोपी, ईरानी, फारसी और भारतीय स्वदेशी शैली का प्रभाव पड़ा था। यानी कि कह सकते हैं कि मुगल चित्र शैली एक मिश्रित चित्र शैली थी जिस पर यूरोप का भी प्रभाव पड़ा था, फारसी चित्रकला का भी प्रभाव पड़ा था, ईरानी चित्रकला का भी प्रभाव पड़ा था और भारतीय स्वदेशी चित्रकला का भी प्रभाव इस पर पड़ा था। अब शुरू करते हैं अपन मुगल चित्रकला को संरक्षण देने वाले प्रमुख शासकों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले शासक आएगा वो आएगा कौन? बाबर। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 ईस्वी में। कब रखी थी दोस्तों? 1526 ईस्वी में। उस समय पर दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पहला शासक कौन हुआ भारत में मुगल वंश का? बाबर हुआ। दोस्तों बाबर जो था वो कला के प्रति गहरी रुचि रखता था, कला के प्रति उसका गहरा प्रेम था। उसके समय पर उसके द्वारा जो लिखी हुई जो आत्मकथा है जिसका नाम है बाबरनामा, बाबर ने खुद ने लिखी थी और खुद की जीवनी लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा। उस बाबरनामा ग्रंथ में उन्होंने कई चित्रकारों के बारे में विवरण भी दिया है। और मुख्य रूप से जो विवरण है वो एक फारसी जो चित्रकला है उस शैली के एक प्रमुख चित्रकार जिनका नाम है बिहजाद, उनके बारे में भी विवरण देता है। वो कहता है कि बिहजाद एक बहुत ही पारखी चित्रकार था, एक बहुत ही सुंदर चित्रकार था, लेकिन मुख की आकृति उससे सही तरीके से नहीं बनती थी। अर्थात वह ठुड्डी को थोड़ा सा लंबा कर देता था। कौन? बिहजाद। तो इस तरीके से हमें पता चलता है, बाबरनामा से पता चलता है कि बाबर जो है वो कला के प्रति गहरी रुचि रखता था। और गहरी रुचि रखने के कारण ही बाबर को पत्रों के आदमी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है कि पत्रों के आदमी के रूप में किस मुगल शासक को प्रतिष्ठित किया गया था? तो दोस्तों बाबर को किया गया था। देखते हैं 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी। ये तुर्क वंश से संबंधित था। हाँ दोस्तों, जो बाबर था वो तुर्क वंश से संबंधित था, यानी कि ये तैमूर का 5वां वंशज था। जो तैमूर, तुर्क वंश से संबंधित तैमूर जो सम्राट है उसका 5वां था। और इसके अलावा इसकी माँ जो थी वो मंगोल वंश से संबंधित थी, चंगेज खान से संबंधित थी। इसे पत्रों का आदमी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। किसको किया गया? बाबर को, क्योंकि बाबर कला के प्रति गहरी अपनी आस्था रखता था। इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी जिसमें इसने फारसी शैली के चित्रकार बिहजद का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? बिहजद का वर्णन किया। बिहजद फारसी कलाकार था। वर्तमान में अफगानिस्तान जो हिरात जगह पड़ती है, वर्तमान में जो अफगानिस्तान है वहाँ का ये कलाकार था जिसका चित्रण कार्य बहुत ही अच्छा था, लेकिन मुख की आकृति उससे सही तरीके से नहीं बनती थी। बाबर की मृत्यु के बाद में बाबर ने भारत में 4 साल शासन किया। 1526 में आया और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। 1530 में एक नया शासक
नया शासक गद्दी पर बैठा जिसका नाम था हुमायूं, बाबर का पुत्र था। दोस्तों हुमायूं को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। आपको एग्ज़ाम तक 100 नंबर दिलाने की मेरी गारंटी होगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो चैनल पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए ही वापस चले जाते हैं। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए कितना उपयोगी है। आप ये जरूर करेंगे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपन दूसरे चित्रकार के बारे में, बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। दोस्तों हुमायूं गद्दी पर बैठा था 1530 ईस्वी में। एक मैं पहले खता बता देता हूँ इसकी। हुमायूं गद्दी पर बैठा था 1530 में। हुमायूं जो था वो एक गहरे, एक अलग तरीके का, हमेशा नशे में चूर रहने वाला एक ऐसा शासक था जो एक, जिसे अपन कुशल शासक नहीं कह सकते। तो 1530 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद ही जो सूर वंश का एक शासक था शेरशाह सूरी, उसने इसे हरा दिया। अब हुमायूं वहां से निकल पड़ा, यानी कि शेरशाह सूरी के हराने के बाद में हुमायूं वहां से भाग गया। और भागकर ये कहाँ गया दोस्तों? ये गया फारसी शासक, फारस का एक शासक था शाह तमास, उसके पास गया। उसके दरबार में इसने वहां पे रहना शुरू कर दिया। जब वहां पे दरबार में रह रहा था, शाह तमास के दरबार में रह रहा था, तो वहां पर उसने देखा कि शाह तमास के बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं जो उसके लिए बहुत ही गजब के चित्रण कार्य कर रहे हैं। उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद में जब भारत में इसने वापस, इधर शेरशाह सूरी भारत में शासन कर रहा था हुमायूं की जगह, लेकिन कुछ कारणवश ऐसे कहा जाता है कि चौसा के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हुई। एक कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई एक तोप के फटने के कारण। और जैसे ही शेरशाह सूरी के बाद के जो शासक आए वो काबिल नहीं थे, तो हुमायूं ने वापस अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, भारत को वापस जीत लिया। तो भारत में जैसे इसने साम्राज्य अपना स्थापित किया, तो इसने दो फारसी चित्रकार अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अली, इनको भारत में आने का आमंत्रण दिया। किस किस को? अब्दुल समद सिराजी को और मीर सैयद अली को भारत में आने का आमंत्रण दिया। साथ ही इसने एक निगार खाना की स्थापना की। निगार खाना क्या होता है दोस्तों? निगार खाना ऐसा स्थान जहां पर चित्रण कार्य होता है, यानी कि चित्रशाला जिसे अपन कह सकते हैं, स्टूडियो जिसे अपन कह सकते हैं। और बीकानेर की बात करें, बीकानेर चित्रशैली की बात करें तो मंडी जिसे अपन कह सकते हैं। तो निगार खाना की स्थापना की, और निगार खाना की स्थापना के बाद में इसने कई प्रकार के चित्रों का वहां पर निर्माण भी किया, जिसमें कुछ फेमस चित्रों की अपन चर्चा करेंगे। चलो शुरुआती जीवन परिचय देखने के बाद में एक बार फिर से देख लेते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही शेरशाह से युद्ध हुआ। शेरशाह से युद्ध के बाद में हुमायूं हारा गया और इसने शरण ली फारस के शाह तमास के दरबार में। शरण लेने के बाद में शाह तमास के दरबार में बहुत सारे चित्रकार जो चित्रण कार्य कर रहे थे, उनको देखकर ये रोमांचित होता है। और रोमांचित होकर जब हुमायूं ने भारत पर अपना साम्राज्य वापस पा लिया, तो वह दो फारसी चित्रकारों को यहाँ पर आमंत्रित करता है। और दो फारसी चित्रकार कौन कौन से हैं? अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली। याद रखना है दोस्तों, ये दोनों चित्रकार हुमायूं के समय आए थे और अकबर के समय में भी ये काम कर रहे थे। को आमंत्रित किया, वह निगार खाना की स्थापना की। निगार खाना मुगल शैली में एक स्टूडियो होता है, एक चित्रशाला होती है, जिसकी स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं के समय ही अब्दुल समद के द्वारा सूती वस्त्र पर जल रंगों का प्रयोग करके तैमूर के घर के वंशज चित्र की रचना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा? तैमूर के घर के वंशज। इस चित्र की रचना किसने की थी? अब्दुल समद ने की थी। जल रंगों का प्रयोग करते हुए की थी। और किस शासक के समय की थी? हुमायूं के समय की थी। चित्र का नाम था तैमूर के घर के वंशज। तैमूर क्यों कहा है दोस्तों? अपन ने ऊपर देखा था कि बाबर तुर्क वंश यानी कि तैमूर से संबंधित था। किससे संबंधित था? तैमूर से संबंधित था, इसलिए इसने यहां पर तैमूर के घर के राजकुमार चित्र की रचना की। आगे अपन देखते हैं कि हुमायूं के समय, अच्छा ये अपन ने कर लिया, एक अपन ने छोड़ा। देखो इन्हीं दो कलाकारों के द्वारा, कौन से दो कलाकार? अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली। इन दोनों कलाकारों के निरीक्षण में हमजनामा चित्रण प्रारंभ हुआ।
हमजनामा का चित्रण प्रारंभ हुआ। हमजनामा के बारे में अपन अकबर के समय में और पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमजनामा जो चित्रण है, जो ग्रंथ है, वो हुमायूं के समय शुरू हुआ था, यानी कि हुमायूं के समय इसका चित्रण कार्य शुरू हुआ था और अकबर के समय तक लगातार चला था। काफ़ी लंबे समय पर, लगभग 15 साल में बनकर यह तैयार हुआ था। जैसे ही दोस्तों हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 ईस्वी में आगे वाला शासक आता है और आगे वाले शासक का नाम है अकबर। दोस्तों अकबर एक गहरा कला प्रेमी था। अकबर एक कला के प्रति गहरा विश्वास रखने वाला था। यहाँ तक कि अकबर के दरबार में हिंदू चित्रकार, मुस्लिम चित्रकार, फारसी, ईरानी चित्रकार, कई प्रकार के संगीतकार, नृत्यकार, कई प्रकार के यहाँ पर कला को संरक्षण देने वाला प्रमुख शासक था मुगल वंश का, और वो कौन था? अकबर। दोस्तों अकबर जो एक ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं से भी अपने संबंध क्या रखे थे? मीठे रखे थे, अच्छे रखे थे। यानी कि अकबर ने हिंदुओं से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके हिंदुओं का दिल जीतने का प्रयास इसने किया था। 1556 ईस्वी में अकबर गद्दी पर बैठा और अकबर गद्दी पर बैठने के बाद में अकबर का जो दरबारी इतिहासकार है उसने बताया कि अबुल फजल, जिसका नाम था दरबारी इतिहासकार का अबुल फजल, उसने बताया कि अकबर का कला के प्रति गहरा प्रेम था, कला के प्रति गहरी रुचि थी। बचपन से ही अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली से ये कई प्रकार की कलाएं सीख चुके थे। चित्रकला की बात करें तो इन्होंने बताया, अब्दुल समद सिराजी ने, कि इसने कई प्रकार की जो है रचनाएं की थी, कई प्रकार की कला को संरक्षण प्रदान किया था। अब बात करते हैं हमजनामा की। दोस्तों हमजनामा क्या है? अपनी बात की कि हमजनामा हुमायूं के समय से बन रहा था और हुमायूं के समय से ही मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी के निरीक्षण में इसकी रचना शुरू हुई थी। हमजनामा एक ऐसा ग्रंथ है दोस्तों जिसमें मोहम्मद पैगंबर के चाचा, मोहम्मद पैगंबर कौन था दोस्तों? जिसने मुस्लिम जो वंश है, मुस्लिम जो धर्म है, इसकी स्थापना करने वाला था मोहम्मद पैगंबर साहब, जो अल्लाह का दूत अपने आप को बताता था। उन्हीं के चाचा थे जिनका नाम था हमजा। हमजा के ऊपर जो चित्रण कार्य हुआ, जो उसके बारे में जो रचनाएं हुई, उसका नाम, उस ग्रंथ का नाम था हमजनामा। हमजनामा को अकबर जो है हमजनामा की कहानियां सुनकर अपने आप को बड़ा रोमांचित या बहुत ही उसे अच्छा लगता था। हमजा की कहानियां वो अक्सर सुनते रहते थे, उसके साहस, उसकी वीरता के बारे में वो कहानियां सुनते रहते थे। कौन? अकबर सुनते रहते थे। इस हमजा जो था, ये हमजनामा जो था, इसे बनने में कुल 15 वर्ष का समय लगा था दोस्तों। हुमायूं से लेकर ये अकबर तक अविरत बनता रहा था। 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था और लगभग इसमें 1400 चित्र है। कितने चित्र है दोस्तों? 1400 चित्र है। और उन 1400 चित्रों में से ही एक चित्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे, और वो चित्र कौन सा है? केमर शहर पर जासूसों का आक्रमण। केमर शहर पर जासूसों का आक्रमण। दोस्तों ये चित्र भी जो है हमजनामा का चित्र है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। और अगर इस चित्र के बारे में अपन और बात करें तो दोस्तों इस चित्र में जो है अलग अलग भागों में इसे बांटा गया है सुविधाजनक तरीके से। हमजा जो है, वो हमजा के जो जासूस थे, उन्होंने इस शहर पर, केमर शहर पर आक्रमण किया था। इस चित्र को 3/4 चेहरों में भी दिखलाया गया है। यद्यपि 3/4 चेहरों में, यानी कि पूरी तरीके से चित्र, इसमें चेहरे जो दिखाए गए हैं वो जासूसों के पूरे चेहरे नहीं दिखाए गए। 3/4 यानी एक हिस्सा 4 में से वो दिखाया नहीं गया है। इसके अलावा इसमें फर्श, इसके अलावा चेहरे जो पार्श्व चित्र दिख रहे हैं वो, इसके अलावा फर्श, गुंबद, जो शहर का जो कलाकृतियां हैं, स्थापत्य कला है, उसके बारे में भी अच्छी इसमें चित्रण किया गया है। केमर शहर पर जासूसों का आक्रमण चित्र में। दोस्तों यह चित्र बना था, हमजनामा का प्रमुख चित्र है। हमजनामा जो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी के निरीक्षण में बना था और 15 साल में बनकर तैयार हुआ था, और इसमें 1400 चित्रों का संकलन किया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अपन अकबर के समय ही कुछ और। अब चर्चा करते हैं हम दोस्तों अकबर के हमजनामा के बारे में पढ़ने पड़ा। अब देखते हैं अकबर के जो आत्मकथा या जो अकबर की जीवनी लिखी गई है, जिसका नाम है अकबरनामा। दोस्तों आपको इतना सा याद रखना है कि अकबर की जो जीवनी लिखी गई है उसे अकबरनामा का नाम दिया गया है। इसके बाद में जो चित्र है, मैडोना और बच्चे का
चित्र है। दोस्तों अकबर के समय का एक प्रमुख चित्र है जो 1580 में बना था, मेडोना और बच्चे का चित्र। दोस्तों चित्र में क्या है, चित्र में एक माँ और एक बच्चे के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है। इस चित्र को बिजान्टिन कला में कागज पर जल रंगों का प्रयोग करके बनाया गया है, जिसमें कंवारी मेरी माँ है जिसे वस्त्रों से लिपटा हुआ दिखाया गया है और साथ ही उसके गोद में एक बच्चा है। इस चित्र से जो माँ और बच्चे के बीच में जो भी प्रेम संबंध है उनको अच्छी तरीके से इसमें स्पष्ट किया गया है। दोस्तों अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद अगला शासक आता है, वो आता है जहांगीर, जिसे बचपन का नाम सलीम था। दोस्तों बचपन से ही सलीम अपने पापा के जो कार्यशाला थी या जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। बचपन से ही इसने कई प्रकार के चित्रों में, चित्र रचना में महारत हासिल कर ली थी। दोस्तों इसे मुगल कला का इस जहांगीर के काल को अगर मुगल कला का स्वर्ण काल कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके काल में चित्रों का, इसके अलावा स्थापत्य कला का, शिल्प कला का बहुत ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया गया। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद में जहांगीर ने 2 ईरानी चित्रकारों को अपने दरबार में नियुक्त किया, और वो कौन कौन थे, अक्का रजा और अबुल हसन। अक्का रजा और अबुल हसन को ईरानी चित्रकार थे, इनको अपने दरबार में इसने नियुक्त किया। दोस्तों जहांगीर को संसार का अधिपति की उपाधि भी दी जाती थी। संसार का अधिपति की उपाधि जहांगीर को दी गई थी। तुजुक ए जहांगीरी क्या थी दोस्तों, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा थी, जहांगीर की जीवनी थी, उसकी बायोग्राफी थी, जिसको क्या कहा गया, तुजुक ए जहांगीरी। इसके बाद में देखते हैं अकबर में जहांगीर के काल की अगर तुलना करते हैं अपन चित्रों की, तो दोस्तों अकबर के समय पर जो चित्रों का उत्पादन होता था वो बहुत अधिक मात्रा में होता था। जहांगीर के समय कम होता था, लेकिन चित्रों की गुणवत्ता बहुत शानदार थी। अकबर के चित्रों में इतनी गुणवत्ता नहीं थी, उत्पादन हालांकि ज़्यादा होता था, लेकिन गुणवत्ता जो है जहांगीर के चित्रों में, जहांगीर के काल के चित्रों में सर्वाधिक थी। इसके अलावा जहांगीर के काल में एकल चित्र बनाए जाते थे, यानी कि एक ही चित्रकार के द्वारा एक चित्र पेंटिंग बनाई जाती थी। और अगर अपन तुलना करें तो और ये है कि दोस्तों अकबर के समय पर युद्ध दृश्य, दरबार दृश्य, व्यक्ति चित्र, इनका सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ, जबकि जहांगीर के समय युद्ध दृश्य, दरबार दृश्यों का चित्रण न होकर पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक हुआ, और वो अपने आप में बहुत उत्कृष्ट नमूना पेश हुआ, जिसने अकबर के जो चित्रकला थी उसको कहीं पीछे धकेल दिया। अब देखते हैं अपन जहांगीर के समय पर जो भी प्रमुख चित्र बने उनके बारे में। तो दोस्तों जहांगीर के समय में जो प्रमुख चित्र बने, पहला चित्र था जहांगीर दरबार में, दूसरा जहांगीर का सपना, तीसरा था जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा है, एक था एक पक्षी विश्राम पर बाज, और एक चित्र था जेबरा। आपको इनको अच्छी तरह याद रखने हैं, एग्जाम में डेफिनेट इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पहला चित्र, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, 5 प्रमुख चित्र जहांगीर के काल में बने थे। जहांगीर दरबार में जहांगीर का सपना, जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा है, एक पक्षी विश्राम पर बाज और जेबरा। चलो दोस्तों अपन एक एक चित्र के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों अपन चर्चा करते हैं पहले चित्र की, और पहला चित्र है जहांगीर दरबार में। जहांगीर दरबार में दोस्तों चित्र की रचना 1620 ईस्वी में अबुल हसन व मनोहर के द्वारा की गई। अबुल हसन व मनोहर के द्वारा 1620 में जहांगीर दरबार में इस चित्र की रचना की गई। चित्र में है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जहांगीर जहां पर खड़ा है वो सबसे ऊंचा स्थान है, और जहां पे खड़ा है ऊंचे स्थान पर जहांगीर खड़ा है, और पीछे जो है वो बेल बूटों से पूरा मेहराब पूरी जगह सजी हुई है। सामने 2 सफेद खंबे और ऊपर एक बहुत ही शानदार छत को दिखाया गया है। दोस्तों इस चित्र में जहांगीर के दाएं साइड में खुर्रम खड़ा है, जो उसका पुत्र शाहजहां था, और खुर्रम के पास में ही उसका पुत्र शुजा खड़ा है। शुजा जो मुमताज महल का पुत्र था, जिसे नूरजहां ने पाला था, वो भी उसके पास में खड़ा है। एक साइड में जो फकीर है वो खड़े हैं। इसके अलावा इस चित्र में हाथी, घोड़े, इनको भी दिखाया गया है।
कई लोग जहांगीर के सम्मान में सिर झुकाए खड़े हैं, ऐसा इस चित्र में है, जिसमें जहांगीर अपने दरबार में खड़ा है, लोग सामने खड़े हैं, उसका पुत्र खड़ा है और वो एक ऊंचे स्थान पर जहांगीर खड़ा है। इस चित्र में ऐसा दिखाया गया है। जहांगीर दरबार में, नाम से स्पष्ट होता है दोस्तों कि जहांगीर दरबार में खड़ा है और इसके साथ इसके परिवारजन भी खड़े हैं। आगे चलते हैं अपन दूसरे चित्र में। दूसरा चित्र है जहांगीर का सपना। दोस्तों पहले इस चित्र के शुरुआती परिचय के बारे में बात करते हैं। जहांगीर का सपना चित्र अबुल हसन के द्वारा बनाया गया। अबुल हसन के द्वारा बनाने का जो समय था दोस्तों वो था इसका 1618 से 1622 के बीच में इस चित्र को बनाया गया। 1618 से 1622 के बीच में कौन सा चित्र? जहांगीर का सपना। अच्छा, इस चित्र में देखते हैं है क्या। इसमें क्या है दोस्तों? इस चित्र में एक ग्लोब है और इस ग्लोब के ऊपर दोनों जो शासक है वो खड़े हैं। एक तरफ है शाह अब्बास और दूसरी तरफ है जहांगीर। जहांगीर जो है वो शेर पर खड़ा है। किस पर? शेर पर खड़ा है। और ये किस पर खड़ा है? भेड़ पर खड़ा है, एक भेड़ पर खड़ा है। अच्छा दोस्तों, ऐसे क्यों खड़े हैं? शाह अब्बास एक फारसी सम्राट है, फारसी सम्राट है और इसके नियंत्रण में कंधार है। कौन सा क्षेत्र है? कांधार। अच्छा, ये जो क्षेत्र है कांधार, इसको जहांगीर हासिल करना चाहता है। यानी कि जहांगीर का सपना है कि कांधार पर अपना शासन स्थापित हो, लेकिन जहांगीर ऐसा कर नहीं पाता। इसलिए इस चित्र में ऐसा दिखाया गया है कि जो जहांगीर का सपना है उसे चित्रित किया गया है। इस फारसी जो शासक है शाह अब्बास, इसको गले लगाए हुए हैं यहाँ पर जहांगीर, गले लगाए हुए हैं। दोनों एक ग्लोब पर खड़े हैं जिसमें शाह अब्बास एक भेड़ पर और जहांगीर एक शेर पर खड़ा हुआ है। और ये जो चित्र है वो एक जहांगीर के सपने को दर्शाता है, क्योंकि जहांगीर कांधार जो क्षेत्र है इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और कांधार जो है वो शाह अब्बास के नियंत्रण में है, इसलिए जहांगीर उसे पा नहीं सकता। तो इसके चित्रकार कौन था? इसका चित्रकार अबुल हसन ने ये चित्र बनाया, जिसमें जहांगीर और शाह अब्बास दोनों को एक ग्लोब पर दिखाया गया है, जिसमें जहांगीर जो है वो शाह अब्बास को गले लगाए हुए हैं। इसके अलावा इस चित्र में जो दो पंखों वाले जो स्वर्ग दूत है उनको भी दिखाया गया है। चंद्रमा और सूर्य का प्रभा मंडल भी इस चित्र में दिखाया गया है, जिस चित्र का नाम है जहांगीर का सपना। आगे चलते हैं दोस्तों चित्र नंबर 3 पर। जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा है। दोस्तों यह चित्र 1625 ईस्वी में विचित्र द्वारा बनाया गया। 1625 ईस्वी में विचित्र ने इस चित्र का निर्माण किया। दोस्तों इस चित्र में है क्या? इस चित्र में जो जहांगीर है, जो शक्तिशाली सम्राट जहांगीर है, वो वहां पर खड़ा है और उसी के पास में विचित्र खड़ा है। विचित्र अपने हाथ में एक चित्र लिए हुए है जो जहांगीर को उपहार में दे रहा है। यानी कि इस पूरे चित्र में एक ऐसे दिखाया गया है कि जहांगीर के चाहने वाले उसे भेंट देने के लिए आए हैं। किसी के हाथ में किताब है तो किसी के हाथ में चित्र है। इसमें इंग्लैंड के राजा को भी दिखाया गया है, इसमें शेख हुसैन को भी दिखाया गया है जो किताब देते हुए हैं। इसके अलावा विचित्र भी जहांगीर को एक चित्र भेंट करने के लिए आया है। यही इस चित्र में दिखाया गया है। जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पर बैठा है। आगे एक चित्र आता है, एक पक्षी विश्राम पर बाज। दोस्तों इस उस्ताद मंसूर द्वारा ये चित्रित किया गया और 1615 ईस्वी में किया गया, जिसे नादिर अल असर की उपाधि दी गई। दोस्तों नादिर अल जमन जो उपाधि थी वो किसको दी गई थी? जहांगीर के सपने को। और एक पक्षी विश्राम पर बाज, इसको उपाधि दी गई है नादिर अल असर की उपाधि दी गई है। दोस्तों इस चित्र में क्या है? इस चित्र में जो शाह अब्बास है, जो फारसी शासक था शाह अब्बास, उसने जहांगीर को एक बाज गिफ्ट में दिया था। यानी कि एक पक्षी जो बाज होता है वो जहांगीर को गिफ्ट में दिया था, उपहार में दिया था। लेकिन ये जो बाज है ये किसी बिल्ली का शिकार हो जाता है, यानी कि इसे बिल्ली मार देती है। अब जब बिल्ली इसे मार देती है तो जहांगीर को बड़ा दुख होता है और जहांगीर जो है उस्ताद मंसूर से इस बाज का चित्र बनाने के लिए कहता है।
तो इस चित्र में जो है ये बाज एक पक्षी विश्राम पर बैठा हुआ है, एक जगह बैठा हुआ है जिसमें इस बाज की यादों को ताज़ा रखने के लिए चित्र बनाया गया था, जो शाह अब्बास ने इसे भेंट किया था। दोस्तों इस चित्र को भी नादिर अल असर कहा गया है, जिसे यानी कि युग का जो आश्चर्य है ना, वो इस चित्र को उपाधि दी गई है। इसके बाद में अपन देखते हैं कौन सा चित्र, जेब्रा। जेब्रा एक खच्चर है। इस पर चित्र पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक खच्चर का चित्र जो मीर जाफर की संगति से इथोपिया से लाए गए, यानी कि मीर जाफर के द्वारा एक चित्र भेंट किया गया जिसका नाम था जेब्रा। दोस्तों इस चित्र के ऊपर लिखा हुआ था एक खच्चर जो मीर जाफर के द्वारा दिया गया। साथ ही नीचे और लिखा हुआ था कि इस चित्र का निरीक्षण जहांगीर ने किया है। ऐसा क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि दोस्तों इस चित्र में जो लोगों का कहना यह था कि एक घोड़े का चित्र है जिस पर धारियां बना के, जिस पर लकीरें बना के इसे जेब्रा का रूप दिया गया है। इसलिए जहांगीर ने खुद इसका निरीक्षण किया और इस पे लिखवा दिया कि जहांगीर ने इसका निरीक्षण किया है। बाद में इसे यह जो है शाह अब्बास को उपहार के रूप में भेज देता है, किस चित्र को, शाह जेब्रा चित्र को। तो ये था दोस्तों जहांगीर के समय की मुगल चित्र शैली। अब इसके बाद में अपन देखते हैं शाहजहां के समय की मुगल चित्र शैली के बारे में। दोस्तों शाहजहां के समय में शाहजहां को कुछ अथक प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसे परंपराओं से ही, अपने पिता से ही कार्यशाला, विभिन्न प्रकार की कलाएं और विभिन्न प्रकार के चित्रकार इसे उपहार के रूप में या फिर एक पीढ़ी के रूप में इसे स्थानांतरित हुए, जो इसे प्राप्त हुए। शाहजहां के समय आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको याद ये रखना है कि इस समय पर विचारवाद व उच्च शैलीवाद को प्रकृतिवाद से प्राथमिकता देकर चित्रण किया गया, यानी कि जो भी विचार थे या जो भी शैली थी उसको उच्च स्तर पर प्रकृति से जोड़कर जो है चित्रण कार्य किया गया। दोस्तों शाहजहां वही है जिसने ताजमहल बनवाया था, मुमताज़ बेगम की याद में जो ताजमहल का निर्माण करवाया था। और इसके समय पर जो प्रमुख चित्र बना वो था दारा शिकोह के विवाह का जुलूस, ये प्रमुख चित्र था। दोस्तों ये चित्र हाजी मदनी ने बनाया था। किसने बनाया था? हाजी मदनी ने बनाया था। वर्तमान में ये चित्र जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। इस चित्र में क्या है दोस्तों, इस चित्र में शाहजहां के जो बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, उनके विवाह का दृश्य दिखाया गया है, उनके बारात का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें दारा शिकोह एक भूरे कलर के घोड़े पर बैठे हुए हैं और उस घोड़े पर बैठकर परंपरागत सेहरा और जो परंपरागत जो वेशभूषा होती है मुगलों की शादी के दौरान जो पहनी जाती है वो पहने हुए हैं। साथ में पास में जो है शाहजहां एक सफ़ेद घोड़े पर बैठे हैं, जिनके पीछे प्रभा मंडल दिखाया गया है। प्रभा मंडल मतलब सूरज का प्रकाश दिखाया गया है। दोस्तों इस चित्र में फटाके चलाने, नृत्य करने, गाजे बाजे, जिस तरीके से एक बारात का दृश्य होता है, ठीक उसी तरीके से इस चित्र में दिखाया गया है दारा शिकोह की बारात या दारा शिकोह के विवाह का जुलूस, जिसको बनाया था हाजी मदनी ने। और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। मुख्य रूप से जो चित्रकला थी वो पनपी थी शाहजहां के समय, जहांगीर के समय पे, अकबर के समय पर। जो शाहजहां थे उसके समय पर ज़्यादा कुछ खास चित्रों का चित्रण नहीं हुआ है। इसके बाद में अगला जो शासक आया वो आया दोस्तों दारा शिकोह है। दारा शिकोह के बारे में भी आपकी बुक में ज़्यादा विवरण नहीं है। इसके समय एक चित्र बना, जो चित्र कौन सा था? दारा शिकोह साधुओं के साथ बगीचे में, ये आपको याद रखना है। दारा शिकोह साधुओं के साथ बगीचे में बैठे हुए हैं, ऐसा एक चित्र बना हुआ है जो किसके समय पर बना है? दारा शिकोह के समय पर। दोस्तों इसके बाद में दारा शिकोह जो थे उनको उनके भाई औरंगजेब ने हरा दिया था। औरंगजेब ये भी शाहजहां का पुत्र था, लेकिन दारा शिकोह ज्येष्ठ पुत्र था, इसलिए दारा शिकोह को गद्दी पर बिठाया गया। बाद में इसके भाई औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया औरंगजेब। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, जो भी कलाएं थी उनको पूरी तरीके से संरक्षण देना बंद कर दिया और इसने चित्र जो थे चित्रकारों को यहाँ से निकाला दे दिया, यानी चित्रकार अब दूसरी जगह जाकर इन्होंने चित्र बनाने शुरू कर दिए। यानी कि कह सकते हैं कि मुगल चित्र शैली का यहाँ पर आकर पतन हो गया, जो शुरू हुई थी बाबर से। बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में दारा शिकोह के बाद में औरंगजेब। दोबारा से आप याद रखना, सबसे पहले कौन था? बाबर आया था।
बाबर आया था 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, जिसे पत्रों के आदमी का नाम दिया गया, जिसे बिहजाद का वर्णन करता है। बाबर नामा अपनी आत्मकथा लिखी, वो कौन था? बाबर। बाबर के बाद में कौन आया? हुमायूं आया। कौन आया? हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। शेरशाह सूरी से हारकर ये फारसी शासक के दरबार में चला गया और फारसी शासक ने इसे क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। जब ये वापस भारत में आया तो इसने 2 प्रमुख चित्रकारों को अपने साथ ले आया और वो चित्रकार थे अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अली। फिर इसके बाद में इसने हुमायूं नामा लिखा और फिर इसके बाद में हमजनामा की शुरुआत भी यहीं से हुई। इसके बाद में आया कौन सा? अकबर। अकबर ने हमजनामा को संपूर्ण करवाया। 15 वर्ष का समय लगा, 1400 चित्र बने और इसके अलावा मेडोना और उसका बच्चे का चित्रण भी हुआ। अकबरनामा ग्रंथ की रचना हुई। रज्मनामा दोस्तों अपन ने थोड़ा सा छोड़ दिया है, एक पॉइंट रज्मनामा अभी मुझे ध्यान में आया है। दोस्तों रज्मनामा भी इसके समय पर ही हुआ था। कौन सा? रज्मनामा। रज्मनामा क्या था दोस्तों? रज्मनामा था भारत के जो संस्कृत साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ थे, जैसे कि महाभारत हुआ, रामायण हुआ, इसको इसने क्या किया था? फारसी में अनुवादित करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। पहले अपन ने छोड़ दिया है, लेकिन देखो रिवाइज करने का ये फायदा होता है, दोबारा से ही आ गया। अगर जो बच्चे पहले ही निकल गए, जो बच्चों ने यहाँ तक आए ही नहीं, देखा कि हाँ सर बस यही बताने वाले हैं, ठीक है चलो अब चलते हैं, तो वो जो बच्चे जो निकल गए उनके माइंड से ये चीज भी निकल गई। रज्मनामा ये अकबर ने ही करवाया था और दसवंत के देख रेख में इनकी रचना हुई थी। किनकी रेख में? दसवंत की देख रेख में, यानी कि भारतीय जो संस्कृत जो ग्रंथ है रामायण और महाभारत, उनका फारसी में अनुवाद हुआ था, जिसे रज्मनामा कहा गया था और अकबर के समय ही हुआ था। इसके अलावा अकबरनामा की रचना की। इसके बाद में आया दोस्तों जहांगीर। कौन आया? जहांगीर, जिसे मुगल कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसके काल में बहुत सारे चित्र बने। बहुत सारे चित्र कौन कौन से बने? इसके दरबार में अबुल हसन था ईरानी चित्रकार। इसके जहांगीर का सपना, जहांगीर समय बताने वाले यंत्र पे बैठा है, जेबरा, बाज, है ना, कई प्रकार के जहांगीर का सपना, ये चित्र इसके काल में ही बने थे। तो जहांगीर यानी कि मुगल कला का स्वर्ण काल। फिर इसके बाद में आया दोस्तों कौन? शाहजहां, जिसका बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जिसके बचपन का नाम सलीम था, ये शाहजहां आया जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसके समय पर चित्र कौन सा बना? दारा शिकोह के विवाह का जुलूस। फिर इसके बाद में कौन आया? दारा शिकोह आया। इसने कुछ खास नहीं किया। दारा शिकोह के समय दारा शिकोह साधु संतों के साथ में बैठे हुए बगीचे में एक चित्र जो है अपने को देखने को मिलता है। दारा शिकोह को हराकर कौन बैठा गद्दी पर? औरंगजेब बैठा। दारा शिकोह को हराकर गद्दी पर औरंगजेब बैठा। औरंगजेब ने इस कला का पतन किया, औरंगजेब ने इस कला को नष्ट किया और यहीं पर मुगल शैली का अंत हो जाता है। अब कुछ बचे हुए बिंदुओं की अपन चर्चा करते हैं कि मुगल शैली में चित्र बनाने की प्रक्रिया क्या होती थी, रंगों का प्रयोग, कैसे रंगों का प्रयोग होता था, ब्रुश किससे बनाई जाती थी, और कुछ 2 और चित्र रह गए जो मुगल शैली में है, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मुगल शैली की जो प्रक्रिया थी दोस्तों वो क्या थी? हाथ से कागज बनाया जाता था। कागज हाथ से बनाया जाता था और फिर उसे पांडुलिपियों के आकार में काट दिया जाता था। हस्त निर्मित कागज बनाया जाता था, पांडुलिपियों के आकार में काट दिया जाता था और पांडुलिपियों के आकार में काटकर चित्रकार को चित्र बनाने के लिए वो दे दिया जाता था। रंगों का प्रयोग, तत्वों को पीसकर रंग बनाए जाते थे। सिपरिंग से सिंदूरी, नीले पत्थर से नीला रंग, हर ताल से पीला रंग और चारकोल से काला रंग बनाया जाता था। इसके अलावा सोने चांदी के जो अवशेष है उनको भी पीसकर वो लोग चमकीले रंगों का प्रयोग करते थे। ब्रश किससे बनाई जाती थी? बिल्ली और गिलहरी के बालों से ब्रश का निर्माण होता था। अब 2 अन्य चित्र बचे हैं, वो कौन कौन से हैं? नोवा की नाम और कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना। दोस्तों नोवा की नाम ये 1590 ईस्वी में मिस्किन के द्वारा बनाया गया नोवा की नाव चित्र, जो किस ग्रंथ से संबंधित है दोस्तों? ये है जो ग्रंथ है दीवान ए हाफिज।
ग्रंथ से संबंधित, दीवान ए हाफिज ग्रंथ से संबंधित है नोवा की नाव जो चित्र मिस्किन ने बनाया था। दोस्तों इस चित्र में क्या है, इस चित्र में है कि जो पैगंबर नोवा है वो एक नाव में बैठकर जानवरों को साथ ले जा रहे हैं घसीटते हुए, और समुद्र में बहुत खतरनाक बाढ़ आया हुआ है, और ये बाढ़ भगवान ने भेजा है जो दैत्य हैं, जो राक्षस है, उनको नष्ट करने के लिए। और इसी चित्र में दिखाया गया है कि नोवा जो है वो अपने पुत्र इब्लिस को फेंक रहा है, नाव से बाहर फेंक रहा है। इब्लिस जो नाव को नष्ट करने के लिए आया था उसको बाहर फेंक रहा है, ऐसा कुछ इस चित्र में दिखाया गया है। आगे वाला एक चित्र बचा है कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण इस चित्र में गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, और ये चित्र हरिवंश पुराण से संबंधित है। और चित्रकार कौन थे, मिस्किन थे। दोस्तों दोनों चित्रों के चित्रकार कौन थे, मिस्किन थे। ये जो चित्र है ये चित्र वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, ये यूएसए में संग्रहित है, यूएसए में। और ये कहाँ पर संग्रहित है, ये दोस्तों जो कृष्ण का गोवर्धन पर्वतन उठाना ये है यूएसए के, ये भी यूएसए में ही है, यूएसए के मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में, मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों ये दूसरा दो चित्र मिस्किन के द्वारा बनाए गए थे, नोवा की नाम और कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना। हरिवंश पुराण से संबंधित है। हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, और ये दीवाने हाफिज नामक एक ग्रंथ से संबंधित है। तो दोस्तों ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मुगल वंश की चित्रकला, मुगल वंश की लघु चित्र शैली। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप कंटिन्यू इसी तरीके के बाकी जो लेसन्स हैं उनका भी रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका दिया हुआ मोटिवेशन ही मुझे कंटिन्यू जो है ये वीडियो अपलोड करवाने के लिए मजबूर करेगा, और प्रत्येक चैप्टर का इसी तरीके से रिवाइज अपन जो है बहुत शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप चाहे तो मैं ज्योग्राफी के भी जो सभी चैप्टर हैं उनका छोटे छोटे वीडियो में उनका रिवाइजेशन आपके लिए कंप्लीट करवाऊँ। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।